Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Miss Faiza, your social studies teacher from Bahria Model School, PNAD, Maripur. First of all, congratulations to all those who are promoted to class 6th from class 5th. I hope you all are fine at home. Today this is our first lecture of social studies of class 6. Let's start the lecture. As you know कि जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ जियोग्राफी एंड सेकंड इज़ हिस्ट्री. हमारा पहला टॉपिक जियोग्राफी का ही टॉपिक है, यानी कि आवर कंट्री इन द वर्ल्ड. इसमें जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, सबसे पहले मैप स्टडी है, द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, रिलीफ मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट. इसी के साथ साथ साउथ एशियन कंट्रीज एंड जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे. अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मैप स्टडी. आप अपने बुक पर पेज नंबर 1 पर देखेंगे, आपको ये मैप नज़र आ रहा है. इस मैप को देखते ही बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में आएंगे. सबसे पहला सवाल काइंड ऑफ मैप से रिलेटेड होगा, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं काइंड ऑफ मैप को बहुत अच्छे से. यहाँ हम शॉर्टली इसको देखेंगे कि ये कौन सा वाला मैप है. तो ये आपके सामने जो मैप है, इसमें सबसे पहले आपको देखते ही पता चलेगा कि बाउंड्री शो की गई हैं, यानी कि ये फिज़िकल मैप है. तो अब फिज़िकल मैप क्या होता है? हर वो मैप जिस पर बाउंड्री शो की जाए वो फिज़िकल मैप है. अब चाहे वो वर्ल्ड मैप हो, चाहे वो एक कंट्री का मैप हो. अगर वर्ल्ड मैप है तो उस पर आपको बाउंड्रीज नज़र आएंगे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की या कंट्रीज़ की. अगर वो किसी एक ख़ास कंट्री का मैप है तो उसमें उसकी मेजर सिटीज़ की बाउंड्रीज नज़र आएंगी. जैसा कि अगर हम पाकिस्तान के मैप की बात करें, पाकिस्तान का फ़िज़िकल मैप उठा के देखें तो उसमें हमें अपने मेजर सिटीज़ की बाउंड्रीज नज़र आएंगी. जैसा कि कराची है, कराची कहाँ पे जाके इसकी बाउंड्री ख़त्म होती है, इसके साथ कौन सी सिटी की बाउंड्री कनेक्टेड है. इस तरह से हमें इसमें अपने तमाम सिटीज़ की, तमाम मेजर सिटीज़ की बाउंड्रीज नज़र आएंगी. ओके, दूसरा सवाल फ़ौरन से हमारे जहन में आएगा कि इस मैप में डिफरेंट कलर्स किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, ये डिफरेंट कलर्स क्यों हैं. तो सबसे पहले तो ब्लू कलर देखते ही हमें पता चलता है कि ओके यहाँ वाटर है, ये वाटर को इंडिकेट कर रहा है. और देन हमारे पास दूसरे दो कलर्स आ जाते हैं. एक ग्रीन कलर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है और एक येलो स्टार. अब जो यहाँ पर ग्रीन कलर है वो इस्लामिक कंट्रीज़ को शो करता है, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज़ को शो करता है, जिसे हम मुस्लिम ब्लॉक भी कहते हैं. और बाकी दूसरा जो है वो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ को शो कर रहा है. अब थर्ड थिंग, ये मुस्लिम कंट्रीज सारी एक साथ कंबाइंड क्यों है, ये स्कैटर्ड क्यों नहीं है. तो बच्चों ऐसा इसलिए है कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो इस्लाम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स के ज़रिए गया. यानी उस वक्त कोई भी ऐसी फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थी कि एरोप्लेन्स मौजूद हों जो कुछ ही घंटों में आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं, और मीडिया मौजूद हो जो कि फौरी तौर पे कोई भी न्यूज़ ऑन एयर करके सबको पता चल जाए कि यहाँ पर ये काम हो रहा है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. इस वजह से ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो है वो लैंड रूट्स के ज़रिए या सी रूट्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इस्लाम फैलाते थे. अब जहाँ जहाँ वो जाते थे वो कंट्री एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ लिंक करती थी. जो दूर दराज की कंट्रीज़ थी वहाँ तक उनका पहुँचना मुश्किल था. इसलिए ये जितनी भी आपको कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं ये इस्लाम में शामिल होती गई, एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी. जो दूर दराज की कंट्रीज़ हैं ऐसा हरगिज़ नहीं कि वहाँ मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान वहाँ भी मौजूद हैं, बल्कि एक कसीर तादाद में मौजूद हैं. लेकिन बाकी एक बड़ी तादाद जो है वो दूसरे रिलीजन्स की है, जिसकी वजह से वो मुस्लिम कंट्रीज़ में शामिल नहीं होती. या इन द सेकेंड टर्म कि मुस्लिम कंट्री की अगर हम डेफिनेशन देखें तो तमाम वो कंट्रीज़ जहाँ की गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट कर ले या यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मुसलमान हो वो मुस्लिम कंट्री है, और जहाँ की गवर्नमेंट मुसलमान ना हो वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, चाहे वहाँ पर मुसलमानों की तादाद कितनी हो. अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि ग्रीन कलर तो इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया तो नॉन मुस्लिम कंट्री है.
तो यहाँ पर एक डिफरेंस है उस ग्रीन कलर में जो मुस्लिम कंट्रीज़ में है और इंडिया में। इंडिया में आपको स्ट्रिप्ड लाइंस नज़र आएंगी, यानी कि स्ट्रिप्स नज़र आएंगी। तो यहाँ पर इस मैप से ना सिर्फ हमने ये जाना कि ये फिज़िकल मैप है, हमने ये भी जाना कि इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ कौन सी और नॉन मुस्लिम कौन सी हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो यहाँ पर इंडिया में आपको जो स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं वो शो कर रही हैं कि ये साउथ एशियन कंट्री है। तो इस तरीके से हमें इस मैप से ये 3 चीज़ें पता चल गई। नंबर 1 पॉलिटिकल मैप क्या है, नंबर 2 इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ कौन सी और नॉन मुस्लिम कौन सी, और नंबर 3 इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन सी हैं। तो आगे हम साउथ एशियन कंट्रीज़ को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा यहाँ पर सेकंड टॉपिक है पाकिस्तान एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। नाउ टर्न पेज नंबर 2 ऑन बुक। पेज नंबर 2 पर आपको पहला जो मैप नज़र आएगा, मैप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पाकिस्तान की पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी बाउंड्री शो हो रही हैं, यानी कि ये भी पॉलिटिकल मैप है। अब पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम कैसे जानेंगे? आप जब इनकी डायरेक्शंस को देखेंगे, सबसे पहले देखें पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान मौजूद है, यानी कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट की जो नेबरिंग कंट्री है वो अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान मौजूद है। इसी तरीके से पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया मौजूद है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में चाइना लिंक करता है। तो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ में जो कंट्रीज शामिल होती हैं वो अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है और चाइना है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें इन 8 कंट्रीज़ का शुमार होता है, जो आपको बुक पेज नंबर 2 पर भी नज़र आएंगी और आपको आपके मैप पर भी, सामने जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस पर भी नज़र आएंगी। साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो शामिल हैं इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव शामिल हैं। तो ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। जी तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है। पूरे साउथ एशिया में आपको हर तरह के जियोग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे या फिज़िकल फीचर्स मिलेंगे, जिसमें एक बड़ी तादाद आपको माउंटेन्स की नज़र आएगी। अब दूसरे ममालिक में जाने के लिए, जैसा कि हमने पहले बताया कि एरोप्लेन्स तो मौजूद नहीं थे, तो लोग लैंड्स के ज़रिया से या फिर सी रूट्स के ज़रिया से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब दरमियान में बहुत सारे पहाड़ भी आते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो चीज़ रास्ता फ्राहम करती थी वो पासेस थे। जैसा कि पाकिस्तान में वेस्ट में 2 बड़े पासेस हमें मिलते हैं, एक खैबर पास है और दूसरा बोलान पास। इसी तरीके से पाकिस्तान, ये पासेस जो हैं वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलाने का काम करते थे। जब दूसरी साइड पर हम देखें तो हमें शुमाल में, यानी कि नॉर्थ में, एक खुंजराब पास नज़र आता है जो कि पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है, और खुंजराब पास की जो लंबाई है वो 4700 मीटर्स है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन बुक पेज नंबर 3। इससे पहले आपने पेज नंबर 1 और 2 पर 3 मैप्स के बारे में पढ़ा जो कि पॉलिटिकल मैप्स थे। पॉलिटिकल मैप्स इसलिए थे क्योंकि वो मुल्क के बाउंड्रीज़ को शो कर रहे थे, और जो मैप बाउंड्रीज शो करता है उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ये मैप उनसे डिफरेंट है, ये डिफरेंट कलर्स के ज़रिए से लैंडफॉर्म्स और हाइट्स को शो कर रहा है। इससे हम रिलीफ मैप कहते हैं। आपकी बुक पर राइट साइड पर आपको एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है और उसमें छोटे छोटे मज़ीद बॉक्सेस हैं जिसमें वही कलर्स आपको नज़र आएंगे जो कि आपके मैप में मौजूद हैं। ये कलर्स एक्चुअली इस मैप की कीज़ हैं और इस बॉक्स को हम की बॉक्स कहते हैं।
इस की बॉक्स की मदद से हम ये पहचानते हैं कि मैप में मौजूद कलर किस चीज़ को शो कर रहा है। यहाँ पर हमें अपना नॉर्दर्न पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर नज़र आता है, यानी 9000 मीटर्स की हाइट पर है, इसलिए वो सब कॉन्टिनेंट का एक बुलंद तरीन मुकाम कंसिडर किया जाता है। उसी के साथ मैप में जहाँ जहाँ आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा, ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि या तो वो 300 मीटर्स की हाइट पर है या उससे भी कम है। और सेकंड थिंग जो ग्रीन कलर जो है वो इंडिकेट करता है वो ये है कि ये एरिया फर्टाइल एरिया है, यानी यहाँ पर आप किसी भी किस्म की काश्तकारी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें अपने डेजर्ट्स में भी ग्रीन कलर नज़र आता है। इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं कि ये एरिया फर्टाइल है, बल्कि यहाँ ग्रीन कलर का मकसद ये है कि ये 300 मीटर या उससे कम हाइट पर हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले डेजर्ट हैं और कौन से वाले सिंपल लैंड्स हैं, प्लेन लैंड्स हैं? तो डेजर्ट्स वो एरिया जहाँ पर मैप में ग्रीन कलर के साथ साथ आपको ब्राउन डॉट्स नज़र आएंगी, वो डेजर्ट्स हैं। और बाकी जितना भी एरिया है सिर्फ ग्रीन कलर में, वो प्लेन लैंड पर मुश्तमिल है। अब आगे देखते हैं कि एग्रीकल्चर पर हमारा एक मुल्क का बड़ा हिस्सा जो है। प्यारे बच्चों, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में एग्रीकल्चर के लिए पानी प्रोवाइड करने की दो मेन रिसोर्सेज हैं। नंबर 1 इंडस रिवर एंड नंबर 2 गंजिस रिवर। गंजिस रिवर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एरिया फर्टाइल है, जिसे इंडिया की अक्सरियत काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान में इंडस रिवर एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ी सोर्स कंसीडर किया जाता है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 55% पंजाब में मुकीम है और 30% सिंध में है, जो कि ज़राअत से वाबस्ता हैं और इंडस रिवर से पानी हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न पेज नंबर 4। यहाँ पर आपको पाकिस्तान का रिलीफ मैप नज़र आएगा। यू कैन सी कि पाकिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ वाइट कलर इंडिकेट करता है कि यहाँ बर्फ़ मौजूद है। यहाँ साल का एक बड़ा हिस्सा बर्फ़ जमी रहती है। रिलीफ मैप में ग्रीन एरिया के एक बड़े हिस्से पर आपको डॉट्स नज़र आएंगे, यानी कि इस एरिया में डेजर्ट्स की तादाद को इंडिकेट कर रहा है। पाकिस्तान का सिर्फ 1/3 पार्ट फार्मिंग के लिए सूटेबल कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तान के नॉर्थ और वेस्ट यानी शुमाल और मगरिब में बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। पाकिस्तान का वेस्टर्न एरिया हाईलैंड पर मुश्तमिल है और यहाँ बहुत कम बारिश होती है, जिसके पास बहुत थोड़ा सा हिस्सा फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के ज़्यादातर लोग एनिमल्स पालते हैं, यानी कि गोट्स एंड शीप पालकर गुजारा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर में मौजूद जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जियोग्राफिकल फीचर्स में कुछ जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे: माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, लेक्स, रिवर्स, ईस्टरी एंड डेल्टा। सबसे पहले माउंटेन्स को देखते हैं। ये सतह ज़मीन से ज़रा हाइट पर होते हैं। तकरीबन इनकी हाइट 2000 से 3000 मीटर्स तक होती है। इसकी कोई फिक्स्ड हाइट नहीं होती है। माउंटेन्स में आपको दो तरह के माउंटेन्स नज़र आएंगे। एक पीक शेप्ड में होंगे, लाइक पॉइंटेड शेप्ड होंगे, और एक राउंड शेप्ड होंगे। जो पॉइंटेड शेप माउंटेन्स हैं, जिनके ऊपर आपको पीक नज़र आएगी, कोना या नोक नज़र आएगी, इसे हम यंग माउंटेन कहते हैं। इसी तरह वो माउंटेन जो कि राउंड शेप में आपको नज़र आएंगे, ये ओल्ड माउंटेन कंसिडर किए जाते हैं। सेकेंड लैंडफॉर्म हमारे पास हिल्स है। हिल्स माउंटेन्स की तरह हाई लैंड पर होती है, लेकिन इसकी हाइट माउंटेन्स की हाइट से कम होती है। हिल्स मोस्टली आपको वेजिटेशन से कवर नज़र आएंगी, यानी कि ग्रास और ट्रीज इसके ऊपर आपको नज़र आएंगी। नंबर 3 पर हमारे पास प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज ज़मीन से हाई लैंड पर आपको नज़र आएगा और फिर एक बड़े एरिया पर आपको हमवार सतह नज़र आएगी, लेवल लैंड नज़र आएगा। बहुत सारे प्लेट्यूज ऐसे हैं जहाँ पर आप फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ पुअर लैंड भी हैं जहाँ पर आप फार्मिंग नहीं कर सकते, जो फर्टाइल नहीं हैं। अब किन प्लेट्यूज पे आप फार्मिंग कर सकते हैं? उन पे आप फार्मिंग कर सकते हैं जहाँ पर बारिश का तनासुब बेहतर या ज़्यादा होता है, वहाँ की ज़मीन जो है वो फर्टाइल होती है।
नेक्स्ट लैंडफॉर्म हमारे पास प्लेन्स की आती है। ये एरियाज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। ये लोअर लैंड पर मुश्तमिल होते हैं या फिर समंदर के इक्वल जो है इनकी हाइट होती है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट आपके पास डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेत एक बड़ी तादाद में नज़र आएगी, रेत के टीले नज़र आएंगे आपको यहाँ पर आप वेजिटेशन नहीं कर सकते, फर्टाइल ज़मीन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। दूर दूर कहीं आपको बहुत टफ प्लांट्स मिलेंगे जो कि नॉर्मली हम इंसान के इस्तेमाल में नहीं आते, बल्कि वहाँ मौजूद जानवर यानी कि शीप्स, गोट्स और कैमल्स वगैरह उसे अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पानी की मिकदार यहाँ बहुत कम होती है क्योंकि बारिश बहुत कम होती है यहाँ पर और ज़मीन से पानी निकालना एक मुश्किल टास्क है, तो पानी यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है। मौसम की बात करें तो वो भी यहाँ पर एक्सट्रीम होता है, यानी कि सर्दियों में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और गर्मियों में गर्मी भी उतनी ही शदीद होती है। लेक्स हमारे पास वो लैंडफॉर्म है जहाँ पर दरमियान में पानी और उसके चारों तरफ खुश्की नज़र आएगी, इसे हम लेक कहते हैं। लेक का पानी फ्रेश और सॉल्टी दोनों फॉर्म्स में हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स हैं। रिवर्स एक फ्लोइंग या मूविंग वाटर है। ये एक जगह पर ठहरा हुआ पानी नहीं है बल्कि हरकत में रहता है। ये कहीं से नैरो हो सकता है और कहीं से बहुत ज़्यादा वाइड भी हो सकता है, यानी कि इसकी चौड़ाई कई किलोमीटर्स पर हो सकती है। इसका पानी फ्रेश होता है, यानी कि रिवर का पानी जो है वो मीठा होता है, नमकीन नहीं होता, और कुछ फासले पर जाकर यानी कि जहाँ पर रिवर का एंड होता है उसका पानी समंदर में इंटर हो जाता है या समंदर के साथ मिक्स हो जाता है। रिवर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट ईस्टरी की लैंडफॉर्म है। ये वो जगह है या वो मुकाम है जहाँ पर दरिया का पानी समंदर के साथ जाकर मिलता है। उस जगह को या उस मुकाम को ईस्टरी कहते हैं। और इसी के आगे डेल्टा है। समंदर का पानी या दरिया का पानी जब समंदर में मिलता है तो मिलने से पहले डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है और एक वी शेप जो है वो बना देता है। आपको यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस नज़र आएंगी जो कि डिफरेंट ब्रांचेस के ज़रिए से समंदर में पानी जा रहा है। इन ब्रांचेस को हम डेल्टा कहते हैं, इसे डेल्टा कहा जाता है। तो ये थे हमारे लैंड फॉर्म्स जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। अब ये होम टास्क है, इन क्वेश्चंस के आपने रिटन फॉर्म में आंसर करने हैं। ये क्वेश्चन आप अपने पास नोट कर लें और इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है।